तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का थर्ड वीडियो है, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या हम लोग का, प्रतिरोध और विरोध, विशेषता एवं विश्लेषण, उसी का ये थर्ड नंबर वीडियो है। फर्स्ट नंबर वीडियो में हम लोगों ने समझा था आदिवासी क्या है, जंगल का कानून क्या है, विभिन्न प्रकार के किन किन विद्रोह को पढ़ना है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने चुआर और तुम्हारा क्या बोलते हैं कोल विद्रोह को हम लोगों ने डेथ में पढ़ा था। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन खोले, वहाँ पे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप पहले दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये थर्ड नंबर वीडियो देखिएगा। थर्ड नंबर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आपका रंगपुर का विद्रोह क्या है और भील विद्रोह क्या है, इन्हीं को डेप्थ में पढ़ेंगे। और एक बच्चा कमेंट किया तो भैया हम लोग के जो चैप्टर है, जो बुक है, बुक में थर्ड चैप्टर का नाम है अवरोध और समथिंग है, ठीक है। तो एक बात बताना चाहते हैं, चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है, ये हम पहले वीडियो में ही स्टार्ट किए थे, ठीक है। तभी बता दिए कि चैप्टर का नाम वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ें सब एक ही रहेगा। जैसे पानी को हम लोग पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, नीर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पानी तो पानी ही रहता है, उसी प्रकार चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस वही है, इसीलिए घबराना मत। समझ में आ गया क्या करना है। और एक बात क्या कि हम लोग जब फर्स्ट वीडियो पढ़े तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के विद्रोह पढ़े थे, कब हुआ था और किन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसी में हम पढ़े थे रंगपुर का विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था 1783 में रंगपुर का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। ये हम बताए थे फर्स्ट नंबर वीडियो में, लेकिन वो थोड़ा गलत था, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया, हम लिखना कुछ और चाहते थे, दिमाग में कुछ और चल रहा था, लिख कुछ और दिए थे, उसी को आज सुधार करके हम यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार जो नोट्स में बनाया हो कि देवी सिंह ने रंगपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो गलत है, उसको काट के थोड़ा आज जो लिखाएंगे वो आप लिख लेना। देवी सिंह रिलेटेड थे, रंगपुर के विद्रोह से रिलेटेड थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनका नेतृत्व नहीं किया था, इस चीज़ को याद रखना। और जो गलती हो गया, जिन लोगों ने याद कर लिया है, जिनको हम पे गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है, कि भैया आप गलत पढ़ा दिए, ठीक है, होता है कभी कभी, समझ ही सकते हो, ठीक है। समझ गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे रंगपुर का विद्रोह और भील विद्रोह, यही दोनों विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, डेप्थ में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले संताल विद्रोह लिखाए थे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है तो उसको थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, एक वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो रंगपुर के विद्रोह को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इजारदार किसे कहते हैं, इजारदार किसे कहते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं इजारेदारी प्रथा क्या होता है। पहले ये समझते हैं इजारेदारी प्रथा क्या होता है, ठीक है। हम समझा रहे, इसको पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पहले हम समझा देते हैं। अंग्रेज आया, कौन आया, अंग्रेज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का पूरे भारत पे, पूरे बंगाल में उसी का शासन था। उन्होंने देखा पूरा ज़मीन उमीन है, सारा ज़मीन पे भी जिस पे खेती बाड़ी हो रहा है, ठीक है, खेत, उस पे भी किसका शासन हो गया, किसका राज हो गया, वो भी किसके अधीन चल गया, अंग्रेज़ों के अधीन चल गया। तब अंग्रेज़ों ने क्या क्या, कुछ जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बोला कि यहाँ इतना कट्ठा ज़मीन है, इतना बीघा ज़मीन है, मैं किसी एक ऐसे आदमी को दे दूँगा जो मुझे 20,000 सालाना 20,000 देगा। समझ लो, ऐसे समझ लो, बहुत ज़मीन है, इतना ज़मीन है। अंग्रेज़ लोग क्या बोला, इतना ज़्यादा ज़मीन है यहाँ पे, मैं इतना ज़मीन का इतना टुकड़ा, मैंने बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है, किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दूंगा, किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दूंगा जो मुझे यहाँ से, ठीक है, टैक्स शुल्क है, जो मुझे यहाँ से मैंने सालाना 20,000 दे दे। कितना, समझ लो ऐसे एग्जाम्पल पे 20,000 या 20,000 दे दे, ऐसा समझ में आ गया। तो वहाँ क्या होता था, नीलामी होता था, ठीक है। कोई बोलता था हम आपको 20,000 देंगे, कोई बोलता था 25,000 देंगे, कोई बोलता था आप हमको ये ज़मीन 5 साल तक दे दीजिए, 50,000 देंगे, ऐसे करके नीलामी होता था। और जो नीलामी जीत जाता था वो ज़मीन उतने साल के लिए, 5-6 साल के लिए उसका हो जाता था। इस प्रथा को हम बोलते हैं इजारदारी। इजारदारी का होता है, जो अंग्रेज़ लोग हैं वो क्या करते हैं, जो ज़मीन है उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं, कुछ दिनों के लिए, लीज होता है ना, कुछ दिनों के लिए हम भाड़ा पे, समझ लो, उस व्यक्ति को दे दिए, उस ज़मीन से मेरा कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा, टैक्स वसूलेगा और जितना भी पैसा होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे दे देगा। तो हम इस प्रथा को, अंग्रेज लोग जो ये प्रथा लाया था उसको बोलते हैं इजारदारी प्रथा। और वे लोग जो ज़मीन को लेते थे और इस पे गरीब किसानों द्वारा इस पे खेत करवाते थे। ये क्या करता था, ये आदमी ज़मीन लेता था, ठीक है, और गरीब किसान द्वारा इस पे खेती करवाता था और उससे टैक्स वसूलता था, बोलता था तुम इस पे ज़मीन, इतना हिस्सा पे तुम ज़मीन का खेती करो और तुम मुझे कुछ पैसा दो, इतना हिस्सा पे तुम करो, तुम मुझे कुछ पैसा दो। इसी प्रकार ये भी क्या करता था, किसानों को बांट देता था और उससे क्या लेता था, टैक्स लेता था, और टैक्स लेके ये लेता था और कुछ
पैसा ये रखता था और बाकी का पैसा किसको दे देता था, अंग्रेज को दे देता था। तो इस प्रकार जो खेती होता था, जिसमें ये बड़ा व्यक्ति ठेकेदार बोल सकते हो, ठेकेदार होता है ना जो घर को बनाता है, ठीक है, घर बिल्डिंग को बनाता है, तो एक ठेकेदार होता है, वो क्या करता है अपनी निगरानी में सारे बिल्डिंग को बनाता है। उसी प्रकार समझ लो ये ठेकेदार है, क्या है ठेकेदार, और ये सरकार से, अंग्रेजी सरकार से ये ज़मीन ले लिया, इतना हिस्सा ले लिया, और ये क्या करेगा, गरीब किसानों द्वारा यहाँ पे क्या करवाएगा, खेती कराएगा। और गरीब किसान खेती करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये लोग टैक्स देते थे इसको, और ये क्या करते थे, थोड़ा हिस्सा रखते थे और थोड़ा हिस्सा किसको दे देते थे, अंग्रेज को दे देते थे। तो ये इस प्रकार की जो खेती है, करवाने की खेती है, उसी को हम बोलेंगे इजारेदारी प्रथा। और वे लोग जो सरकार के लिए ठेकेदार का काम करते थे, लोगों से, किसानों से पैसा वसूल कर अपने ज़मीन पर कृषि करवाते थे और उनसे पैसा वसूल कर जो सरकार को, अंग्रेजी सरकार को देते थे, उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, इजारदार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इजारदार। तो यहाँ भी लिखा भी है देखो सॉरी, वे लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम लोग को पता अंग्रेजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के लिए साधारण लोग से भू राजस्व कर वसूली क्या कार्य करते थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इजारदार कहते थे। साधारण लोग से मतलब गरीब आदिवासी या आम आदमी से क्या करते थे, तुम इस पर खेती करो और टैक्स दो, भू राजस्व कर, भू मतलब जमीन, राजस्व मतलब सरकार के लिए। तो तुम सरकार का जमीन पे क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, इसलिए तुम क्या दो, टैक्स दो। तो इस प्रकार का जो टैक्स वसूलने का काम करते थे, किसके लिए, सरकार के लिए, उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, इजारदार बोलेंगे, इज्जतदार नहीं, ठीक है, इजारदार या इजारदार, इजारदार, समझ में आया। ये बंगाल में ही होता था, ठीक है। इजारदार किन्हें कहते हैं तो समझ गए ना। बंगाल के रंगपुर जिला है, बंगाल का क्या है, रंगपुर जिले के इजारदार कौन थे उस समय जो बंगाल था, बंगाल में उस समय अभी तो पश्चिम बंगाल देखते हो, लेकिन बांग्लादेश भी किस में था, बंगाल में ही था उस समय, बहुत पहले, ठीक है। तो बंगाल के रंगपुर जिले के इजारदार थे, कौन थे, देवी सिंह। पूछेगा बंगाल के, जो बंगाल है, बंगाल के रंगपुर जिले के इजारदार का नाम क्या था, तो देवी सिंह था, इज्जतदार नहीं, ठीक है, इजारदार, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रंगपुर का विद्रोह क्या है। तो 18वीं शताब्दी, पता ही है तुम लोग को क्या होता है, के अंत में एक विद्रोह हुआ, 18वीं शताब्दी के अंत में पूर्वी बंगाल मतलब उस समय पूर्वी बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा मतलब बांग्लादेश, अभी क्या बन गया, ये अलग देश बन गया। पहले बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक मिलाकर भारत का ही हिस्सा था, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश अभी क्या हो गया, अलग हो गया, एक अपना अलग देश बन गया, ठीक है। तो ये पूर्वी बंगाल, उस समय पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश, अभी का वर्तमान समय में पूर्वी बंगाल को क्या बोला जाता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के रंगपुर जिले में, और बांग्लादेश के रंगपुर जिले में, तो हम लोग भैया बांग्लादेश दूसरा देश का बात हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, कि बंगाल में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारत का किताब में क्यों पढ़े, ये तो दूसरा देश है ना, तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश भी बंगाल का हिस्सा था, बांग्लादेश भी किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, ठीक है। उस समय बांग्लादेश बोल के कुछ नहीं था, वो क्या था, पूरा हिस्सा को पूर्वी बंगाल बोला जाता था। और वहीं पे क्या था, रंगपुर एक जिला था, जिले में किसानों के द्वारा भू राजस्व मतलब जमीन वाला टैक्स कर बढ़ा देने के कारण सन 1783 में एक विद्रोह हुआ, जिसे रंगपुर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना, रंगपुर का जो विद्रोह हुआ था वो पूर्वी बंगाल में हुआ था, मतलब अभी के समय में वो देश कहाँ है, वो बांग्लादेश में। बोलेगा ऐसे मैप दे देगा, बोलेगा क्या कि रंगपुर का विद्रोह कहाँ हुआ है, तो जो बांग्लादेश है वहाँ पे तुमको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। रंगपुर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। टैक्स बढ़ा दिया, क्या टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे जो टैक्स लगता था, समझ लो 2 रुपया टैक्स लगता था, 8 रुपया 10 रुपया कर दिया। अब गरीब किसान इतना टैक्स दे पाएगा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है, समझ गया। और ये जो विद्रोह हुआ 1783 में रंगपुर जिले में, ठीक है, उस विद्रोह को हम क्या बोलते हैं, रंगपुर का विद्रोह। कारण क्या था, देखो इस समय रंगपुर के इजारदार देवी सिंह थे, जो ब्रिटिश सरकार के लिए भू राजस्व कर वसूली करने का कार्य करते थे। मतलब रायपुर जिले जो था, रायपुर जिला 1783 में जो पूर्वी बंगाल या अभी का समय में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक शहर है रायपुर, शहर या जिला बोलो, रायपुर है, ठीक है। वहाँ पे 1783 में इजारदार वाला काम कौन करते थे, देवी सिंह करते थे, ठीक है। अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु उन्होंने भू राजस्व कर कई गुना बढ़ा दिया, और जो गरीब किसान कर नहीं देते थे, उन पर वे तरह तरह के अत्याचार करते थे। इसी से तंग आकर रंगपुर जिले के किसानों ने अपने इजारदार देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ओहो, ये विलेन था, क्या था, विलेन था, हम इसको हीरो बना दिए थे, समझ गए ना। क्या नेतृत्व, हम बोले थे नेतृत्व करता है, लेकिन ये विलेन निकला यहाँ पे, ठीक है। तो समझ जाना, थोड़ा गलती हो गया था तो सही कर लेना, ठीक है।
तो हुआ क्या था, अब देखो इजादार किसे कहते हैं हम लोग को पता है, सरकार के लिए क्या करेगा, टैक्स वसूलने का काम करेगा। अब देखो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सरकार से ज़मीन ले लिया, सरकार को ये नीलामी बोला था, नीलामी में जितना पैसा 50,000 देने का बात था तो ये 50,000 दे दिया। अब इसका मर्जी ये जितना भी टैक्स यहाँ से वसूल सके, तो ये सरकार बोलता था 2-3 रुपया टैक्स वसूलो अपना, ये क्या करता था अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। अब सरकार का तो बस इस जमीन पर रहा नहीं, ये 10 रुपया 20 रुपया टैक्स वसूलने लगता था, ये कौन, इजारादार, ठीक है। और सरकार को अपना पैसा मिल रहा है तो सरकार भी कुछ नहीं करते थे, ठीक है। ये जो देवी सिंह था वो क्या करता था, यहाँ से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए 5-6 रुपया टैक्स था, उसके बदले 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया ऐसे करके टैक्स वसूलने का काम करने लगा। अब इतना ज़्यादा टैक्स वसूलेगा, इतना ज़्यादा पैसा गरीब किसानों के पास कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। जो टैक्स नहीं दे पाता था उसको क्या करता था, विभिन्न प्रकार के अत्याचार करता था, उसको विभिन्न प्रकार तरीके से मारता था, चामों को मुँह से मारता उठता था। इसलिए किसान तंग आके एक समय क्या किए, अपने देवी सिंह जो इनका इजादार था, रायपुर जिला था, उसका जो इजादार था देवी सिंह, उसके देवी सिंह इजादार बोलो, जमींदार बोलो, ठेकेदार बोलो, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने रायपुर जिले के जो किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह को हम क्या बोलते हैं, रंगपुर का विद्रोह बोलते हैं। नेतृत्व किन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो सन 1783 में रंगपुर के हजारों किसान उग्र हो गए, हजारों किसान उग्र मतलब मारपीट करने के लिए तैयार, गुस्सा हो गया, ठीक है, हो गया। उन्होंने नूरुद्दीन नाम याद रखना, नूरुद्दीन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। मतलब समझ में आ गया तुम लोग को कि जो रंगपुर का विद्रोह था 1783 में हुआ था, उसका नेतृत्व देवी सिंह ने नहीं किया, देवी सिंह तो विलेन था। नेतृत्व किन्होंने किया था, नेतृत्व किया था नूरुद्दीन ने, नेतृत्व किन्होंने किया था, नूरुद्दीन। तो वो जो मिस्टेक हुआ था उसको सही करके लिख लेना, ठीक है। उन्होंने सरकार को देवी सिंह के अत्याचारों से अवगत कराने के लिए पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में इन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया, परंतु अंग्रेजी सेना से इनका क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया। तो नूरुद्दीन के साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, पहले तो देवी सिंह इतना ज़्यादा टैक्स ले रहा था, इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, तो देवी सिंह के खिलाफ उन्होंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा और सरकार को, अंग्रेजी सरकार को भेजा कि आपका जो ये ठेकेदार है, इजादार है, जो टैक्स वसूलने का काम कर रहा है यहाँ पे रायपुर में, ये हम लोग से कई गुना टैक्स लेता है, हम लोग को मारता पीटता है, आप कुछ कीजिए। तो सरकार को क्या मतलब, सरकार को तो अपना पैसा मिल रहा है ना, उसको जितना पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। अब जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने सशस्त्र मतलब हथियार लेके सभी जमींदार, यहाँ के जितने भी जमींदार थे, ठेकेदार थे, ठीक है, सबके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, सबको मारने पीटने लगे। जब ये सब हुआ तो यहाँ का जो देवी सिंह था ना, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बोला, देखिए हम आपके लिए टैक्स वसूलने का काम करते हैं और हमको यहाँ पे मारा जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना भेजी और इन जो विद्रोही किसान थे उनका क्या कर दिया, क्रूरतापूर्वक निर्दयी तरीके से उनका क्या कर दिया, वध कर दिया, उनको मार पीट के ये विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। यहाँ प्रभाव होगा, क्या होगा, अब ये जो विद्रोह हुआ उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट हुआ, इजारेदारी व्यवस्था में सुधार की गई, ठीक है, किए गए, ठीक है। इजारेदारी व्यवस्था मतलब अब क्या गया, सरकार अब 5 साल के लिए लीज पे नहीं देती थी, अब क्या 1 साल के लिए देती थी, और टैक्स भी अब बोल दिया जाता था, टैक्स भी कम लगेगा, इतना ही निर्धारित टैक्स लगेगा, इससे ज़्यादा तुम टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो इजादार लोग थे अपनी मनमानी से टैक्स लगा देते थे, वसूलते थे, मारते पीटते थे, अब ऐसा नहीं किया जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया। तो समझ में आया रंगपुर का विद्रोह क्या हुआ था, रंगपुर का विद्रोह कहाँ हुआ था और रंगपुर का विद्रोह कब हुआ था, और उसका नेतृत्व किन्होंने किया था, नूरुद्दीन। देवी सिंह तो विलेन था, देवी सिंह ने नेतृत्व नहीं किया था, देवी सिंह के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो नूरुद्दीन ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। तो समझ में आ गया होगा। इजादार पूछता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, इजादार किसे कहते हैं, इजारेदारी प्रथा क्या है। तो इजारेदारी प्रथा क्या है, वो खेती उती करवाने का सरकार क्या करती थी, अपनी खेत नीलाम करते थे, ठीक है, कुछ समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते थे, वो टैक्स वसूल के उस जमीन का किसको देते थे, सरकार को देते थे। इस प्रथा को, इस प्रकार जो कृषि कराने की प्रथा है, टैक्स वसूलने की प्रथा, उसी को बोलते थे इजारेदारी प्रथा। और जो लोग ये काम करते थे उसको क्या बोलते हैं, इजारदार बोलते थे। और उसी में देवी सिंह का नाम है, रंगपुर जिले का, जो अभी बांग्लादेश में, ये जो जिला है, जो शहर है, वो कहाँ है, बांग्लादेश में है, लेकिन बहुत पहले ये किस में था, भारत का हिस्सा ही था, बंगाल का ही हिस्सा था। इसीलिए रंगपुर का विद्रोह हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बंगाल के कर्मिक इतिहास में। 1783 में क्या था, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जो था वो किसका हिस्सा था, वो बंगाल का हिस्सा ही था, भारत का ही हिस्सा था, इसलिए हम लोग पढ़े। तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को रंगपुर का विद्रोह। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद भील का विद्रोह पढ़ते, पहले इसको नोट डाउन करो तुम लोग आराम से। अब
आज के दूसरे विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो दूसरा विद्रोह क्या है? भील विद्रोह। पहले तो याद रखना भील विद्रोह कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। भील विद्रोह कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। मैंने भील विद्रोह 1812 से स्टार्ट हुआ था। देखो पहले हम बता दें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कहीं आगे पढ़ के आगे तुम पढ़ेगे भील विद्रोह के बारे में, अगर आगे हायर स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ोगे तो ये मत समझना भैया गलत पढ़ाते हैं। 1812 से स्टार्ट हुआ था और 1846 या उससे भी आगे तक चला था, लेकिन हम लोग को यहाँ से यहाँ तक के बारे में नहीं पढ़ना। हम लोग को सिर्फ 1812 से स्टार्ट हुआ था थोड़ा मोड़ा, और 1819 में जो हुआ था मेन 1819 में क्या हुआ था, विद्रोह ने किस प्रकार विद्रोह ने उग्र रूप ले लिया था, उसी के बारे में पढ़ना है। तो कहीं 1846 पढ़ लिए कि 1812 से 1846 में हुआ, तो भैया को गलत मत बोलना, भैया सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला याद रखना भील विद्रोह कब हुआ था? 1819 में हुआ था। उसी भील विद्रोह के मैंने 1812 से 1846 के बीच विभिन्न स्टेप मैंने जो होता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके विभिन्न चरणों में हुआ था ये विद्रोह, लेकिन हमको पूरा के बारे में नहीं पढ़ना, हमको सब 1819 के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम लोग बोलेंगे भील विद्रोह कब हुआ था, तो 1819 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। पश्चिम भारत, ठीक है, भारत का मैप देखोगे तो पूर्व दिशा में जो है पूर्वी भारत बोलते हैं ना, साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत, ठीक है, मैंने साउथ भारत के दक्षिणी हिस्से में जो लोग हैं, जो राज्य है, उस वहाँ को बोलेंगे हम लोग क्या, उस हिस्से को बोलेंगे हम दक्षिण भारत। साउथ इंडियन फिल्म देखते हो ना, साउथ इंडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत है, भारत के जो चेन्नई है, ठीक है, तमिलनाडु, ये सब किस हिस्से में आते हैं? भारत के दक्षिणी हिस्से में आता है। वहाँ पे जो फिल्में बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साउथ इंडियन फिल्म बोलते हैं, ठीक है। तो वही पश्चिमी भारत मतलब भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी भारत। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र साइड जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारत, ठीक है। तो पश्चिमी भारत के खानदेश पढ़े थे हम लोग, इससे पहले खानदेश पढ़े थे। बोलो तो खानदेश कहाँ पे है, किस राज्य में? तो गुजरात में, याद रखना, ठीक है। खानदेश में सन 1812 से 1819 के मध्य वहाँ के भील जनजाति, भील क्या? एक जनजाति, एक आदिवासी का, एक कबीले का नाम है, ठीक है, एक जाति का नाम है, ठीक है, के ने अंग्रेजी शासन के कर व्यवस्था, कर मतलब वही टैक्स, क्या? टैक्स व्यवस्था से तंग आकर एक विद्रोह किया, जिसे हम भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम भारत, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिमी भारत मतलब भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, भारत का जो मैप है, ठीक है, ऐसे करके जो भी मैप है, ठीक है, भारत का जो भी ऐसे करके मैप है, इंडिया का जो भी मैप है, ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है, इधर पश्चिमी हिस्सा इधर है, तो भारत का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे जितने भी राज्य हैं उसको हम बोलेंगे पश्चिमी भारत वाला राज्य, ठीक है। तो पश्चिमी भारत के खानदेश गुजरात में सन 1812 से 1819 के मध्य वहाँ के भील जनजाति मतलब वहाँ के भील जनजाति मतलब वो जाति का नाम था, आदिवासियों का नाम था, ने अंग्रेजी शासन के कर व्यवस्था, कर मतलब टैक्स वसूली से तंग आकर एक विद्रोह किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भील विद्रोह, ठीक है। तो 1812 से 1819 के मध्य के बारे के बीच हुआ भील विद्रोह हुआ, उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में बोलेगा भील विद्रोह कब हुआ, तो 1812 से 1819 लिख देगा तो कटेगा नहीं, ठीक है, काटेगा नहीं, लेकिन तुमको कितना लिखना पड़ेगा? सन 1819 लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू में जब ऑप्शन देगा तो सन 1819 मतलब वहाँ से यहाँ के मध्य भी सिर्फ हमको 1819 के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए याद रखना, ठीक है। कारण क्या था? भील विद्रोह, भील जनजाति ने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन उसका कुछ तो कुछ रीजन होगा, कारण होगा। तो क्या है देखो, मराठा समझता है तुम लोग, वीर मराठा, ठीक है। मराठों के राज्य में ये भील जनजातियां अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ निवास करती थी। मैंने गुजरात का जो साइड है वहाँ पे मराठा का जब राज था, ठीक है, मराठों का जब शासन था, तो उस समय जो भील जनजाति जो आदिवासी लोग थे वहाँ क्या होता है? शांतिपूर्ण मस्ती से रहते थे, ठीक है। परंतु जैसे ही अंग्रेजों ने, मेन गुंडा वाला काम तो ये लोग करता है, जहाँ जाता है वहीं पर क्या करता है? अत्याचार करता है, वहीं पे टैक्स बढ़ा देता है। अंग्रेजी शासन का आगमन हुआ, जैसे ही अंग्रेजी शासन का आगमन हुआ, उन्होंने भू राजस्व मतलब वही जमीन वाला टैक्स बढ़ा दिया, जिससे भीलों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन पर कई तरह से अत्याचार अंग्रेजी सेना द्वारा किए जाते थे। अंत में भीलों ने इन अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर दिया। तो इसका भी कारण क्या था? वही था जो रंगपुर के विद्रोह का कारण था, वही विद्रोह भील विद्रोह का जो कारण था, वही टैक्स बढ़ाना, जमीन का टैक्स बढ़ा देना। किसान जो होता था, अब टैक्स 2 रुपये का फसल हो रहा है, 5 रुपया टैक्स मांग रहा है। 2 रुपये का फसल हो रहा है, 5 रुपये का टैक्स मांग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स तो दे नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? वो लोग मार खा जाता था। वो तो होता क्या था, देखो हम ज़मीन लिए, ठीक है, ज़मीन पे हम खेती किए, मेरा 2 रुपये का फसल हुआ और मेरा टैक्स लग गया इस पर 5 रुपया, मतलब तुमको 5 रुपया सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो तुम बहुत मार खाएगा, चामुके मार खाएगा, ठीक है, बहुत प्रकार का लाठी से तुमको माथा फाड़ देगा,
बहुत डेंजर मारेगा, ठीक है, हम बता नहीं सकते, ठीक है। अब क्या होता था, अब तुमको 5 रुपये देना है, 2 रुपये तुम्हारे पास है, तुम ही बताओ 2 रुपये दे देगा तब भी 3 रुपये कहाँ से लाएगा। तो 3 रुपये के लिए लोग जितना भी जो होता था ना ज़मीन, अपना ज़मीन जो होता था वो गिरवी रख देता था, ठीक है। साहूकार जो होते, जो ऋण दे के पैसा लेते, उनके गिरवी रख देते थे। अब इतना पैसा हो नहीं पाता था, 3 रुपया उनके पास कभी हो नहीं पाता था, वो अपना ज़मीन भी नहीं छोड़वा पाते थे, और ज़मीन भी चल गया, और ज़मीन भी चल गया, अब टैक्स भी देना है। तो क्या करते थे वो लोग, जो ऋण लेते थे वो लोग क्या करते थे, इनके क्या होते थे, बकरी उकरी जितना भी मवेशी ये सब छीन छान लेते थे, ठीक है, स्त्रियों को उठा के ले जाते थे। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जुल्म किए जाते थे, किन पे, भीलों पे, या किन्हीं भी जो जनजाति थे, आदिवासी, इन्हीं प्रकार के सेम जुल्म सब पे किया जाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, समय समय पर विद्रोह किया, ठीक है। नेतृत्व, समय समय पर अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था, जैसे दशरथ, सेवाराम इत्यादि अपने नेताओं के नेतृत्व में इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया, परंतु अंग्रेजी सेना के सामने से ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, और अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्वक इन भीलों का अंत कर दिया, मतलब भील विद्रोहियों का अंत कर दिया। समय समय पर क्या क्या भीलों ने विद्रोह किया, देखो 1812 से 1819 के बीच एक विद्रोह हुआ, ठीक है, फिर 1825 में विद्रोह हुआ, यहाँ फिर अंत हो गया, शांत हो गया, मारपीट के इन लोगों को शांत किया। फिर 1825 में भीलों ने विद्रोह कर दिया, फिर 1831 में भी भीलों ने विद्रोह कर दिया, फिर 1846 में भीलों ने, मतलब समय समय पर एक बार मार खाया, एक बार विद्रोह किया, फिर उसको दबा दिया अंग्रेजी सेना ने, फिर कुछ 5-6 साल बाद फिर उन्होंने विद्रोह किया। अब देखो अंग्रेजी सेना तो सुधर नहीं जाता था, वो लोग तो टैक्स उतना ही रहता था, फिर जुल्म उन लोग पे करने लगता था, तो फिर उन्होंने विद्रोह किया, फिर उन लोग को जो दबा दिया जाता था, उन लोगों को मारा पीट के शांत करवाया जाता था। तो इस प्रकार समय समय पर भीलों ने विद्रोह किया, लेकिन हम लोग को सिर्फ 1819 के बारे में पढ़ना है। इस समय नेतृत्व किसी और ने किया था, 1825 में जो भील विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सेवाराम ने किया था। इस प्रकार विभिन्न नेताओं ने विभिन्न समय पे होने वाले जो भील विद्रोह उनका नेतृत्व किया, और सशस्त्र विद्रोह किया, मतलब हथियार लेकर। सशस्त्र, शस्त्र मतलब क्या होता है, हथियार, शस्त्र मतलब हथियार, सशस्त्र मतलब हथियार के साथ उन्होंने मार काट करके क्या किया, अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़े। तो लेकिन तुम ही छोड़ो, इन लोगों को चलाने क्या आता था, उस समय धनुष उनुष चलाने आता था। इन लोगों को भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है। भीलों को, भील जो जनजाति है वो लोग धनुष चलाने में बहुत माहिर थे, इसलिए इन्हें भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है। वो छोड़ो बात अभी, ठीक है। ये लोग धनुष उनुष चलाते थे, लेकिन अंग्रेज लोग के पास क्या था, गोला बारूद था, बंदूक उन्दूक था। तुम ही सोचो, जब ये लोग दोनों आपस में झगड़ा करेंगे तो कौन जीतेगा, जिसके पास अच्छा हथियार रहेगा, जिसके पास क्या रहेगा, बंदूक उन्दूक रहेगा, गोला बारूद रहेगा, तो ही होता था। इन लोग भी विभिन्न समयों पर क्या करते थे, विद्रोह करते थे, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास आधुनिक हथियार होने के कारण, आधुनिक मतलब बंदूक उन्दूक गोला बारूद होने के कारण वो लोग क्या करते थे, इन पर चला देते थे, और बड़ी क्रूरतापूर्वक मतलब दर्दनाक तरीके से ये लोग क्या करते थे, इनकी मृत्यु हो जाती थी, और बार बार भील विद्रोह को क्या कर दिया जाता था, शांत कर दिया जाता था। तो समझ में आ गया तुमको भील विद्रोह क्या 1819 में हुआ था, नेतृत्व किन्होंने क्या था, दशरथ और सेवाराम। बोलेगा भील विद्रोह का सबसे बड़े नेता कौन थे, तो सेवाराम। सेवाराम ने भील विद्रोह का नेतृत्व कब किया था, 1825 में। इसको साइड में नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। सेवाराम ने 1825 में भील विद्रोह का नेतृत्व किया था, नेतृत्व, ठीक है। जो भी हम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तुम लोग समझ सकते हो, थोड़ा होता है, अटक जाते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग आज रंगपुर विद्रोह पढ़ लिए और भील विद्रोह पढ़ लिए, ये दोनों टॉपिक आज खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग संताल विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है, मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग जितना भी 3 वीडियो में पढ़े सबका आप लोग नोट्स बना लीजिए, और रंगपुर विद्रोह वाला जो लिखे थे उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।